Oh, hello and welcome to my channel. आज हमारा प्रोग्राम खासा दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि हम अपने लाइव शोज में जो कमेंट्स आते हैं, कोशिश मेरी ये होती है कि शेयर करते जाए ताकि उसको लोग जो है वो देख भी सकें और उनके क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम शेयर करें और उन क्वेश्चन को शेयर करके फिर उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन निकल आता है जो बड़ा ही कोई धमाकेदार किस्म का होता है, तो फिर उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करते हैं। और जैसा आपने ऑलरेडी देख ही लिया है इसके ऊपर जो है वो थंबनेल पे कि आज का जो प्रोग्राम है वो आज का लाइव जो है वो इस बात पर है कि कश्मीर में क्यों आतंकवाद होता है, बाकी जगहों पे ये आतंकवाद क्यों नहीं होता। और ये जो क्वेश्चन है ये हमें किया था कल, तो इसके लिए मैं जोड़ लेता हूँ हमारे साथ विजय रैना साहब जो है फॉर्मर सरपंच हैं, ये भी जुड़ गए हैं, इनको भी साथ जोड़ लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद जी, बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर, जय हिंद। बहुत शुक्रिया आप आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये किया था सुभाष रेलू ने कल, और क्वेश्चन ये था कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स 5 स्टेट्स, यानी इंडिया और पाकिस्तान का साथ 5 इंडिया की स्टेट्स का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सुभाष ने सवाल ये किया था कि व्हाई इज देयर मैक्सिमम टेररिज्म इन कश्मीर, पीपल ऑल्सो हैव हिंदू एंड मुस्लिम्स इन अदर स्टेट्स। कि सिर्फ जो है ये आपको नमस्कार कह रहे हैं, तो सिर्फ जो है वो जम्मू कश्मीर में क्यों टेररिज्म है, गुजरात में पाकिस्तान से टेररिज्म क्यों नहीं होता, लद्दाख में क्यों नहीं होता, राजस्थान में क्यों नहीं होता, पंजाब में क्यों नहीं होता। तो मेरी ख्वाहिश तो है कि रेलू साहब हमारे साथ जुड़े, लेकिन उनको हमने कल कहा था कि आज हम पूरा प्रोग्राम ही इसी सवाल का जवाब देते हुए करेंगे। तो हम देखते हैं। पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालें कि आपके ख्याल में ये जम्मू कश्मीर में टेररिज्म क्यों है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड यानी कि, और दूसरी जो जगह हैं ये जो बताई हैं बाकी स्टेट्स, यहाँ पे क्यों नहीं है। और जब जैसे हमारे ये रेनू जी बोलेंगे तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, पेड मेंबरशिप बने, सुपर थैंक्स भी है, सुपर चैट भी है, आप यूज कर सकते हैं। जी, फ्लोर इज योर सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिर्जा साहब। जय हिंद, जय भारत। मैं अभी एक डिबेट में था, मेरा डिबेट चल रहा था कश्मीरियत सच्चाई या भ्रम। ये भी जस्ट मैंने खत्म किया है अपनी चैनल थी कश्मीर डायलॉग में, तो उस पे भी ये एक बात छिड़ी थी कि ये जो 5 स्टेट्स हैं अभी हमारे, यूटी, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, तो जबकि जम्मू कश्मीर पहले लद्दाख भी था, अब लद्दाख अलग हो गया है, वहां बिल्कुल अमन है, चैन है, कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। वहां आप दिन में घूमिए, रात में घूमिए, गांव गांव जाइए आप। हम देखते हैं कि जो राइडर्स होते हैं उनका सीजन अभी शुरू हो गया, सीधे लद्दाख पहुंच जाते हैं। वो आप महाराष्ट्र से वो बाइकर्स आते हैं, साउथ इंडिया से ज्यादातर आते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, कश्मीर के हमारे वैली के थ्रू से ही वो निकल जाते हैं और कहीं भी पहाड़ी के ऊपर कैंप लगा लेते हैं, टेंट खोल दिया, हो गए शुरू, खाना पीना जो भी है एंजॉय बहुत करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है, जो अभी का है, जब यूनियन टेरिटरी उसको बनाया गया है, या इससे पहले की भी हम बात बताएंगे। मैं 89 से पहले की बात आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जब से ये टेररिज्म शुरू हुआ वहां। 86 में एक ट्रायल किया गया था कश्मीर में, पाकिस्तान ने, कि कश्मीरी हिंदुओं पे साउथ कश्मीर में अटैक हुआ था। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कश्मीर के लोग जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल,
कैसे अनप्रेडिक्टेबल हैं वो मैं जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो कश्मीर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वहां पर मुसलमानों ने ही मुसलमानों पे अटैक किया, और वो कौन थे? जमात इस्लामी के लोग। जो जमात इस्लामी के लोग उस टाइम वो ज़ियाउल हक के मेंटेलिटी के लोग थे। तो लोगों को पता था कि ये जो है ये जमात इस्लामी का बंदा है, तो मुसलमान ही नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करके उनके घरों को जलाया गया, उन पे अटैक हुआ। उसके बाद 86 में साउथ कश्मीर में अनंतनाग जो जिला था उस पे हिंदुओं पे अटैक हुआ, उनके मंदिरों को तोड़ा गया, उनके घरों को जलाया गया। उसके बाद फिर वो तो 86 ट्रायल था, और 89 में मिलिटेंसी जो है टेररिज्म शुरू हो गया और हिंदुओं को टारगेट बनाया गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वहां क्या लोग जो है वहां वो अनप्रेडिक्टेबल है। आज की डेट में मैं वो अनप्रेडिक्टेबल जो आप बता रहे हो वहां का कश्मीर में जो हमारा क्वेश्चन है कि वहीं पर क्यों है टेररिज्म, बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? वहीं पर पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ क्यों चल रहा है और बाकी जगहों पे क्यों नहीं है? तो वाजिब सी बात ये है कि लोग तो साथ हैं, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट तो कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ पॉकेट्स हैं जो एक अंडर करंट जिसको हम कहेंगे, एक इकोसिस्टम है जो उनके लिए काम कर रहा है, उनको पनाह भी दे रहा है, उनको वहां खाना पहुंचाना, उनके रसद पहुंचाना। ये 89 में तो घर घर में, आपको मैं एक बताना चाहता हूं कि ऐसी सिचुएशन कश्मीर में हुई कि लोग, मैं 18-19 साल का था तब, मेरे ख्याल में 11वीं 12वीं में मैं पढ़ रहा था, तो हम देखते थे ये चीजें। और मुजाहिद बोलते थे, मुजाहिद को देखने के लिए वहां खासतौर पर हमारी जो जवान लड़कियां थी वो पागल हो जाती थी उनको देखने के लिए, हमें देखना है उनको। उसके बाद तो बहुत सारी स्टोरियां हुई, तो बहुत उनको कश्मीर में सपोर्ट हद से ज्यादा मिला पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को चलाने के लिए, पाकिस्तान के साथ कश्मीर को जोड़ने के लिए, और मुस्लिमों का बहुत उसमें योगदान रहा। घर घर ने उनको सपोर्ट किया, जिस वजह से वो कश्मीर में जो है ये अभी भी जो ये प्रॉब्लम चल रही है वो उसी की देन है। हालांकि अभी कुछ देर बाद जब कश्मीरियों को समझ आ गया 6 साल बाद, 96, 98, 2000, 2005, तो उन्हीं में अब देखिए कैसे अनप्रेडिक्टेबल मैं क्यों बोल रहा हूं, वही मुस्लिम जो पार गए थे पीओके पाकिस्तान की ट्रेनिंग लेने के लिए, वही आके उन्होंने ही यहां सरेंडर करके वो इख्वान बन गए। इख्वान एक फौज बन गई जो प्रो इंडियन, वही उन्होंने मिलिटेंट उन्हें सरेंडर किया। वो जो अब दूसरे मिलिटेंट जो टेररिस्ट थे जो वहां ट्रेनिंग करके आ रहे थे उनको मारने लगे पैसों के लिए, क्योंकि पैसे उनको मोनेटाइज करना था, पैसा चाहिए था। और उनको लगा भी कि भाई हम जो ये काम यहाँ कर रहे हैं, हमें, उनने पाकिस्तान को भी देखा, वहां से होके आए थे, जब उनको लगा कि यार इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है हमारे को, तो अब कैसे इसको मोनेटाइज किया जाए, तो वही फौज के साथ मिल गए और दूसरों को मारना शुरू कर दिया। तो फिर ऐसी सिचुएशन वहां फंस गए लोग। हिंदुओं ने, जो कश्मीरी पंडित थे, जब वो टारगेट हुए, उन्होंने बोला भैया जमीन भी आपकी, जायदाद भी आपका, आप हमारा मकान भी पकड़ लो, भैया हमारी जान बख्श दो। वो निकल आए। 35 साल से वो भी अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उस पर फोकस किया। वो हर किसी भी आप ट्रेड को ले लीजिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में ले लीजिए, किसी भी आईटी सेक्टर को ले लीजिए, कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, वो हर जगह में फ्लोरिश कर रहे हैं इस टाइम ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है, बहुत सारे सीईओ जो हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो कश्मीरी पंडित बैठे हैं, जो जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो जीरो से शुरू किया उन्होंने। तो कश्मीर में जो है अभी अनप्रेडिक्टेबल है। अभी आपको और एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं सर, कि कश्मीरियों के बारे में,
कश्मीरी अभी भी बोलते हैं। अगर आप पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनेंगे, उनके जनरलों की भी आवाज सुनेंगे, या वहां के फौज के जो कमांडर, जो वहां के मीडिया भी, वो आरएसएस को दहशतगर्द बोलते हैं, वो शिवसेना को दहशतगर्द बोलते हैं वहां से। लेकिन कश्मीरी लोग ऐसे हैं कि आप यकीन नहीं करोगे कि पैसे के लिए कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान शिवसेना में ज्वाइन है, कश्मीरी मुसलमान आरएसएस में ज्वाइन है। वो बोलता मैं आरएसएस का बंदा हूं, जो पहले गालियां देते थे आरएसएस को। ऐसी सिचुएशंस हैं, तो वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनको पैसे से मतलब है, कैसे मिले क्या मिले। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ये मदरसों की जो तालीम हो रही है, और जो मौलवी इनको कान में दिन में 5 बार कुछ बोलते हैं, वो उनका थोड़ा सा सटक जाता है। और एक बात, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं सर। 2 साल पहले एक आईएएस ऑफिसर थे, मेरे ख्याल में यूपी की बात है ये। आईएएस ऑफिसर होके वो लोगों को बच्चों को पढ़ाते थे, और वहां पढ़ाने के लिए पढ़ाते पढ़ाते वो कुरान को कोट करते, काफिरों की बात करते थे, उनको हिंदुओं की बात करते थे। एक आईएएस ऑफिसर, आप समझ, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है। तो इस लेवल की जो है मानसिकता है, जिस वजह से इनको सपोर्ट मिली है कश्मीर में। अगर आप जम्मू संभाग में देखेंगे, कुछ यहां भी टेरर अटैक्स हुए हैं जम्मू संभाग में, तो वो भी उन्हीं पॉकेट्स में हुए जहां मुस्लिम्स थे। बाकी कुछ एरियाज में ये नहीं कर पा रहे हैं। वजह यही है कि पंजाब को देख लीजिए आप, राजस्थान को देख लीजिए, वहां हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से इनको कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। लेकिन कश्मीर में इनको सपोर्ट मिल रही है, जिस वजह से कश्मीर में ये चलता रहा है और चलता भी रहेगा। और जिस हिसाब से अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, ऑलमोस्ट उनका जो है अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। उनका जो सिस्टम था, जो उनका नेटवर्क था, उसको डिसबैंड किया गया, उसको खत्म कर दिया गया है। ये हम देख रहे हैं अभी कश्मीर का जो है, हमें लग रहा है कि बहुत वेरी सून जो कुछ भी वहां बच्चे कुछ लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। जी देखिए, सवाल जो किया है सुभाष रेलू ने, वो बड़ा सीधा सिंपल सवाल है, उसमें कोई लगा लिपटा सवाल नहीं है। उन्होंने ये सवाल किया है कि जनाब 5 स्टेट्स हैं जो बॉर्डर करती है पाकिस्तान के साथ, तो ऐसे में क्या वजह है कि पंजाब, राजस्थान जो है यहाँ पे, और लद्दाख है और गुजरात है, यहाँ पे पाकिस्तान का टेररिज्म नहीं है, और ये टेररिज्म जो है कश्मीर में है। अब मैं आपकी सारी बात मैंने तसल्ली से सुनी है, और मैं शेयर भी कर रहा था साथ, और दोस्तों से कहूँगा शेयर करें, ये बहुत अहम मुद्दा है, इसको शेयर करें, ग्रुपों में आगे पीछे शेयर करें। अच्छा, ये दत्ता ने कहा जी, डू यू एग्री लोकल कश्मीरी मुसलमान अंडर कवर पिग्स आर नॉट इन्फ्लुएंस। नहीं, ये इसको, ये तो है ना, ये सतही बातें हैं, ये है मतलब है ऊपर की बात है। ये एक लेमैन का तज्जिया है। हम आज यहाँ सीरियसली इस मुद्दे को सॉल्व करना चाहते हैं, और आप लोगों को समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि क्यों कश्मीर में टेररिज्म है, बाकी जगहों पे नहीं है। मुसलमान तो बाकी जगहों पे भी हैं, जहाद की बात तो बाकी मौलवी भी करते हैं, बंगाल में करते हैं, बिहार में करते हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद में भी करते होंगे, हर जगह करते हैं। लेकिन इसका असर जो है वहां पे क्यों है, ये क्या वजह है कि कश्मीर जो है ये बना है इसका शिकार, ये सवाल है। गुजरात क्यों नहीं बना, और जगह क्यों नहीं बनी, ये क्यों बना? इसके लिए हमें थोड़ा सा दोस्तों इतिहास में जाना पड़ेगा। और मैं अब जो है, विजय साहब बोर ना हो जाएं मेरी बातों से, लेकिन थोड़ा सा ना आप कैमरा में अपना हेडरूम कम करें, थोड़ा सा, बहुत हेडरूम है आपका, इसको कम करें, थोड़ा नजदीक आए कैमरे के। अच्छा, मेरा ठीक है जी। हाँ, आप अच्छा, इसमें अब हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, और इतिहास में हमें काफी पीछे जाना पड़ेगा, वरना हम समझ नहीं सकते। और
नहीं, ये जो बात है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान खुद टेररिस्ट सपोर्टर हैं, ये नहीं है मसला। टेररिस्ट सपोर्टर तो बेशुमार होंगे, ये जवाब नहीं है इसका सही। और मीनाक्षी कौल ये भी काफी कमेंट कर रही है। मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ सकता अभी, क्योंकि वो मेरे पे जो थॉट प्रोसेस है ना वो हो जाता है डिरेल। जी जी ये कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कैमरा सेट कर रहा हूँ। ओवरग्राउंड वर्कर्स तो कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, डोमेस्टिक सपोर्ट है, ये सारे वो हैं जो हम मीडिया से सुन के, जो मीडिया हमें बताता है, ये OWGs और ये महबूबा मुफ्ती और ये सारा ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये फिर भी इस बात का जवाब नहीं है कि कश्मीर में टेररिज्म है, लेकिन बाकी स्टेट्स में पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की बात हो रही है। वैसे तो जो है वो नक्सलाइट्स भी हैं और ग्रुप्स भी हैं इंडिया में। हम स्पेसिफिकली जो सवाल किया सुभाष ने, उसका ताल्लुक इससे है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है ये कश्मीर में क्यों है, ये बाकी जगहों पे क्यों नहीं है। ठीक है, और ये कह रहे हैं 370 हटने के बाद भी कश्मीरी पंडित का प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो नहीं होगा हल, इस तरह से नहीं होगा, उस पर कभी फिर प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ये सुभाष ने कमेंट किया, इन्हीं के ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, कश्मीर वाज पार्ट ऑफ पाकिस्तान व्हेन पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया, से भारत माता की जय। अच्छा सुन लें अब बात, अब मैं कमेंट्स कर रहा हूँ बंद, आप लोग कमेंट भेजते जाएं, मैं वो अभी नहीं देखता। बात यह है कि जब अंग्रेज आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कि नहीं बनी? बनी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लोकल महाराजाओं के साथ उनके एग्रीमेंट्स थे, ट्रेड एग्रीमेंट्स, और उन्होंने बड़े बड़े गोदाम बनाए जो आज भी मौजूद हैं मद्रास में, चेन्नई और ये कलकत्ता वगैरह में, कैलीकट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे वो मौजूद हैं। तो बड़े बड़े गोदाम बनाए, उसके बाद उन्होंने उन गोदामों की हिफाजत के नाम पर अपनी सिक्योरिटी गार्ड बनाए, जो बाद में उनकी फौज की शक्ल बन गई। उन्होंने उनके इर्द गिर्द हिसार डाला। इस तरह से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक में किया, क्या उसे कहते हैं, थैंक यू माया पांडे, आई कुडंट हैव इग्नोर्ड दैट, 400 रुपीज, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये किया कि एक जो महाराजा और उसके बराबर में जो महाराजा की स्टेट है उसके बराबर में वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंसोलिडेट करके उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज बनाई, और फिर जिसने उनकी बात नहीं मानी उन्होंने फिर उसको फड़का दिया वहां से। समझ आई ना, उन्होंने उसको फड़का दिया। थैंक यू अदी फॉर योर $2, वेरी प्रेशियस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आज शिया मुसलमानों की बात नहीं हो रही, आज सिर्फ हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुभाष ने सवाल उठाया कि जी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में क्यों है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने ये फैलते 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 ये पंजाब तक आना चाहते थे, लेकिन पंजाब में थी हुकूमत रंजीत सिंह की, और रंजीत सिंह काफी बड़ा तगड़ा हुक्मरान था। उधर से 1806 के बाद रूस जो है उसने भी सेंट्रल एशिया की तरफ वाया ईरान और वाया अफगानिस्तान इंडिया की तरफ रुख किया था, वाया बलूचिस्तान और के जो आज KPK है, यहां से वो आना चाहता था गर्म पानियों की तरफ, ये जो समुंदर है इंडियन ओशन और अरेबियन सी की तरफ, उधर से उनकी एक्सपेंशन चल रही थी, इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी। लेकिन उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं छेड़ा, क्योंकि वो जो उनकी पंजाब की एम्पायर थी वो एक बफर जोन का काम कर रही थी। उनको पता था रंजीत सिंह काफी मजबूत है, और अगर इधर से कोई हमला होगा रूस की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से, तो रंजीत सिंह उसको यहां रोकेगा और हमें इतना टाइम मिलेगा कि हम पूरे बाकी जगहों से अपनी फौज लाके तो दरिया सिंध के इस तरफ जो है उसको मोबिलाइज करके तो इन्वेडर्स को रोक सकेंगे। ये पॉलिसी थी उनकी, बिल्कुल सीधी। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है 1839 में, प्लीज गौर से सुने, क्योंकि फिर मैं इतना बोलता हूं ना तो मैं फिर गला खुश्क हो जाता है मेरा, और फिर अगर इस पे तवज्जो दें और इसी से रिलेटेड बातें करें।
अच्छा, अब इसमें ये है कि जनाबे वाला रंजीत सिंह का 1939 में हो जाता है इंतकाल, वो मर जाता है, गुजर जाता है। तो उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह का जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर था, लाहौर दरबार था। तो लाहौर दरबार के अंदर जो है साजिशें शुरू हो गई, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है कोई, और फिर वो रंजीत सिंह का बेटा बहुत यंग था, बहुत यंग था। तो वो जो उसकी वाइफ थी वो खुद चाहती थी कि रंजीत सिंह के सिंहासन पे वो बैठे या उसका बेटा को बिठाए। तो फिर ये मिलजुल के इन्होंने उसके छोटे से बेटे को बिठाया, लेकिन साजिशें हो रही थी, और इन साजिशों की वजह से सिखों के अंदर जो साजिशें हुई, और यहीं से आपको एक साइड फुट नोट के तौर पर खालिस्तान को भी, जो आज बात होती है खालिस्तान की, उसको भी जेहन में रखें। ये जो आज तहरीक, सो कॉल्ड तहरीक चल रही है ना खालिस्तान की, इसको जेहन में रखें, वो इसका बाय प्रोडक्ट है। तो हुआ ये कि जब साजिशें होती रही, सिखों की बिल्कुल कमजोर हो गई हालत, खजाना उनका खाली हो रहा था। तो उस वक्त जो जम्मू का महाराजा था गुलाब सिंह, उसका भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर था पंजाब सरकार में, क्योंकि गुलाब सिंह के और इसके रंजीत सिंह के बड़े अच्छे तल्लुकात थे। वो एक अलग चैप्टर है कि गुलाब सिंह ने कैसे मैनेज किया अपनी होशियारी और चालाकी से, जम्मू का डोगरा था, और वो रंजीत सिंह के पहले सिपाही भर्ती हुआ और करते करते इतना बड़ा जर्नैल बन गया, और फिर वो जम्मू का राजा बन गया, और फिर वो जम्मू कश्मीर का महाराजा बन गया, और उसके तिलक खुद जाके वहां जम्मू में इसने लगाया था, रंजीत सिंह ने। वो एक अलग दास्तान है। महाराजा गुलाब सिंह का क्या किरदार था 1857 के जंग आजादी में, वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है सुभाष की बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म सिर्फ कश्मीर में क्यों है, इसलिए फोकस इस पे रखे। अब जनाब वो जब अंग्रेजों ने देखा कि ये तो फारग हो गया, सिख अंपायर तो फारग है, बगावतें हो रही हैं, तो वो डर गए। उन्होंने जो पंजाब पे अंग्रेजों ने हमला किया, एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट एंड सेकंड जो थी, उसकी वजह यह थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले डर गए थे कि भाई ये तो रूस, ये पूरी पट्टी पेशावर से आगे अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, लाहौर से लेके आगे तक जो है, ये तो खुल जाएगी, खुली है पड़ी है, जिसकी मर्जी फौज का दिल करे चढ़ाई करके आ जाएगा। इसको कैसे रोका जाए? उसके लिए फिर ये जरूरी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पंजाब पे कब्जा करती, लाहौर दरबार पे कब्जा करती, और अपना वहां पे बिठाती पॉलिटिकल एजेंट, और अपनी मर्जी का महाराजा वहां पे बिठाती। तो जंग हार गया, सिख हार गया जंग पंजाब की, पंजाब अंपायर के टुकड़े हो गए। जब पंजाब अंपायर के टुकड़े हुए तो पंजाब की जो रंजीत सिंह की जो रियासत थी, उसमें कश्मीर उस रियासत का एक सूबा था, इसी तरह और सूबे थे, सिंध के दरिया तक सब ये इस सिख रियासत का हिस्सा थी। तो अब यहां पे जब ये जंग हार गए तो अंग्रेजों ने कहा कि सिखों को कि जनाब अब आप हमें तावान दें। तो तावान तो था नहीं, खजाना तो खाली था लाहौर का। तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा कि जी मैं इनकी तरफ से तावान देता हूं आपको, 75 लाख नानक शाही उसने दिए अंग्रेजों को, जिसके इवज कश्मीर जो है वो महाराजा गुलाब सिंह को दिया गया। और महाराजा गुलाब सिंह जो है वो पहली दफा 1846 में 16 मार्च 1886 को रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद पड़ती है, और ये गुलाब सिंह उस रियासत का महाराजा बनता है। गुलाब सिंह को क्यों इन्होंने सपोर्ट किया अंग्रेजों ने? क्योंकि गुलाब सिंह अपने आप को साबित कर चुका था कि वो एक मजबूत हुक्मरान है, और एक जाबिर हुक्मरान भी है, तभी तो वो मजबूत था। अदल और इंसाफ अपनी जगह, लेकिन वो मजबूत था।
और अंग्रेजों को एक मजबूत हुक्मरान की जरूरत थी जार रूस की एक्सपेंशन को रोकने के लिए, इसलिए उन्होंने कश्मीर उसको दिया गुलाब सिंह को। और फिर ये चढ़ाई जो होती है गिलगित बल्तिस्तान तक, लद्दाख तिब्बत तक, जनरल जोरावर की क़यादत में जो चढ़ाइयां हुई उनको भी जबरन साथ शामिल किया गया। तो इस पूरे रीजन में एक नई रियासत बनती है जिसका नाम होता है रियासत जम्मू कश्मीर व अक्साय तिब्बतहा। और इसका एक मकसद था रशियन एक्सपेंशनिज्म को इन चेक रखना। इसीलिए कश्मीरी आज तक वो कहते हैं कि जी हम तो जम्मू का हिस्सा नहीं है, हम तो, ये तो बिक्री पत्र था, हमें बेचा गया, हमें ये किया गया। वो एक अलग बहस है, उसको छोड़ दें। अभी हम साइड ट्रैकिंग नहीं करना चाहते। हम सोशियो पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, टेरिटोरियल जो इंपॉर्टेंस है इस खित्ते की बनने में, जम्मू कश्मीर की रियासत के बनने में, उस पर बात कर रहे हैं। या जज्बात से बात नहीं हो रही कि जी मैं तो जम्मू दा डोगरा हां और मैं तो वादी दा कश्मीरी हां। ये फजूल बातें नहीं करें यहाँ आके। यहाँ हम गहराई से इस मसले को समझने के लिए बैठे हैं और इसका कसूर है सुभाष रेलू, उन्हें सानू ऐस चक्कर पाता है। एनीवे, यहां तक बात समझ आ गई है तो फिर मैं आगे चलूं। Thank you very much, Sanjana Kapoor ji. Thank you very much. Since you live in Jammu, my question: does Kashmiri from India and POK support to be with India or they want to be part? इस पर बात करते हैं ना, इसी की तरफ आ रहा हूँ संजना जी, इसी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम इसी तरफ आ रहे हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का लाहौर पे भी कब्जा, सब जगह कब्जा, राइट, दिल्ली पे भी सब कब्जा हो गया है। उधर जम्मू कश्मीर की रियासत बन गई है। ब्रिटिश इंडिया और जार रूस के दरमियान एक बफर स्टेट बन गई है। ये अब सुरक्षित हो गए। लेकिन फिर 1857 में जंग हो जाती है, जंग आज़ादी। याद रखें 16 मार्च 1847 को रियासत बनती है जम्मू कश्मीर की। 1857 में 11 साल के बाद जो है वो आज़ादी की जंग शुरू हो जाती है। आज़ादी की जंग शुरू हो जाती है। अब इस आज़ादी की जंग में मौका है कि आप साबित करें आप क्रांतिकारी हैं तो आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, साबित करें कि आप वफादार हैं अंग्रेजों के तो आप अंग्रेजों का साथ देंगे। इतिहास के पन्नों में ये लिखा हुआ है कि महाराजा गुलाब सिंह ने उस वक्त अंग्रेजों को अपनी फौज और 10,000, उस वक्त के 10,000 रुपए ऑफर किए थे। और ऑफर किया था कि हम अपनी फौजें लेके दिल्ली में आएंगे और ये जो बगावत है इसको कुचल देंगे। फिर मैं कहूँगा ये फुटनोट है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कश्मीर में क्यों है, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं, राइट? तो ये छोटे छोटे मैं साथ साथ फेंक रहा हूँ आपके शऊर के ऊपर, छींटे मार रहा हूँ कि आप जागे, थोड़ा सा बाहर निकल के भी सोचें। शख्सियत परस्ती और आइडियोलॉजी परस्ती और मजहब परस्ती और इसको जरा साइड पे रखें ना। अब जनाब वो महाराजा हरि सिंह महाराजा चलाता रहा, फिर वो मर गया, फिर वो बीच में है कि उसका सक्सेसर कौन बनेगा, ये वो। फिर महाराजा प्रताप सिंह जो है इसने रूस के साथ थोड़ा सा अपनी दोस्ती की कोशिश की तो महाराजा प्रताप सिंह को उठा के अंग्रेजों ने बाहर फेंक दिया। 16 साल तक वहां पे कोई राजा नहीं था जम्मू कश्मीर में। 16 साल के बाद पता नहीं कैसे जो भी हुआ होगा उसके तहत फिर वापस महाराजा को बनाया गया। यानी ये इतना सेंसिटिव मसला था जम्मू कश्मीर का कि ये कोई रिस्क नहीं ले सकते थे अंग्रेज, क्योंकि ये भी एक्सपैंड कर रहे थे। ये भी चाहते थे कि हम अफगानिस्तान पे कब्जा करें। ईरान पे जर्मन और डच और रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, उसको भी काउंटर करना था। इसी दौरान जो है वो जर्मन्स ने ईरान में और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो है वो टेलीग्राफ सिस्टम बिछाना शुरू कर दिया, जो कि एक अजीब ही चीज थी। लोग जैसे नया नया मोबाइल फोन आया तो उस पर लोग बात कर रहे होते तो हैरान होते थे। अब ये चलते चलते
1857 का जंग में हम शिकस्त खा गए, करते करते गदर पार्टी बनती है अमेरिका में, और गदर पार्टी जो है वो कहती है आजादी। अब अंग्रेजों को ये होता है कि गदर पार्टी इसके बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे ये मंसूबा बंदी के तहत उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनने दी, और उधर हिंदू जो इंडियंस में हिंदू जो थे इंडिया के, उनमें से चुन चुन के लोगों को निकाला और उनको यूरोप लाए, लंदन लाए, यहाँ उनको तालीम दी, यहाँ उनको अपनी तरह का बनाया जिसको हम काले अंग्रेज कहते हैं, और फिर उनको वापस लाए और कांग्रेस पार्टी लंदन में बनी। वो पब जो है जिसमें ये मीटिंग हुई और ये बनी वो यहाँ पे है। एनीवे, उसके बाद अब इन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान एक ना एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा, पीछे किन्नू छड़ के जाइए, पीछे किसको छोड़ के जाएं, पीछे कांग्रेस को छोड़ के जाना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर हम यहां से चले गए तो सोवियत यूनियन बन चुका था, 1917 में इनकलाब आ चुका था बाल्शविक, वहां अब स्टालिन की हुकूमत थी, तो रूस की और उसमें 1920 में जितनी सेंट्रल एशिया की रियासतें, ये बाकू जो है अजरबैजान का दारुल खिलाफा, वहां पे कांग्रेस हुई थी, कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, जिसमें रशियन रेवोल्यूशनरी जिनोवियव ने सदारत की थी और ट्रॉट्स्की भी गया था उसमें। जिसके बाद ये सारी मशरकी कह रहा हूं, वस्ती एशिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है ये सोवियत यूनियन में शामिल हो गई थी। तो अंग्रेज और डर गया था कि ले भाई, पहले तो ये आजाद रियासत थी, ये रूस यहां तक आ गया है, अफगानिस्तान के और ईरान के बॉर्डर तक आ गया है, इंडिया के बॉर्डर तक आ गया है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का बॉर्डर लगता है ना सेंट्रल एशिया के साथ। तो अंग्रेज बहुत घबराए हुए थे कि अब अगर हमें हिंदुस्तान को छोड़ना है तो इसको कैसे, खतरे को रोकें, कैसे रोका जाए इस खतरे को। एक और खतरा भी था, और वो खतरा था हिंदुस्तान के अंदर से अंग्रेजों को। वो खतरा गांधी से नहीं था, नेहरू से नहीं था। गांधी जी से और नेहरू जी से अंग्रेजों को कभी भी खतरा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो जो भी करते थे उनसे पूछ के करते थे या बता के करते थे। खतरा पैदा हुआ उस वक्त जब एक बंगाली उठा, कांग्रेस के अंदर से उठा, फिरौन के घर में मूसा पैदा जैसे नहीं होता ऐसे, और उसने कहा कि नहीं, नॉन वायलेंस नहीं, वायलेंस का जवाब वायलेंस से देना पड़ेगा। और उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। वो कांग्रेस के सदर भी बने कलकत्ता कॉन्फ्रेंस के बाद, लेकिन उनके खिलाफ साजिशें करके उनको हटाया गया। फिल्मों में दिखाया जाता है कि जी वो बड़ा नेताजी जो है वो गांधी जी के आगे झुक रहे हैं, कह रहे हैं आप आशीर्वाद दो। मैं वहां तो इट कुत्ते का वैर था, वहां तो ऐसी तू मैमे की लड़ाई थी इनकी आपस में कि जिसका नाम ना हो। बहरहाल वो भी साइड पे रखे। अब जब नेताजी की क़यादत में इंडियन नेशनल आर्मी बनती है और नेताजी जो है वो सिंगापुर में जाके ऐलान करते हैं, आजाद हिंद फौज की कमान संभालते। आजाद हिंद फौज के नाम से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन वो फाल नहीं थी। ये जाके उसकी कमान संभालते हैं, और इतना दिमाग था, जापानियों से जाके कहते हैं बात ये है कि आप भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आपके पास जो इंडियन जंगी कैदी हैं मुझे दे दें, हम इनको ट्रेन करते हैं, मैं इनको लेके इंडिया जाऊंगा। हिटलर के पास पहुंच जाते हैं। कहां कहां नहीं गया वो शख्स अपने वतन की मोहब्बत में। और उसका नतीजा था कि 1846 में शोलापुर की बगावत होती है, नेवल बगावत, जिसमें 78 बहरी जहाजों के ऊपर हिंदुस्तानी कब्जा कर लेते हैं। उसमें मुसलमान, सिख, हिंदू, ईसाई सारे शामिल थे, और वो कब्जा कर लेते हैं और वो वहां पे आजाद हिंद फौज का झंडा लगा देते हैं। कराची जो आज पाकिस्तान में है, इसकी सड़कें भर जाती हैं लोगों के जुलूस से, और उसमें नेताजी के उन्होंने पोस्टर उठाए हुए, वो क्या प्ले कार्ड उठाए उनकी फोटो के। पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, पूरे हिंदुस्तान में। तो उस वक्त अंग्रेजों ने, जो यहाँ का वायसराय था,
उसने लंदन चिट्ठी लिखी कि अगर हमने हिंदुस्तान को हवाले ना किया, मतलब है कांग्रेस के, तो फिर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक और खत गया एल्बोक्रेक का, उसने कहा कि हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसा जहाज यानी बहरी जहाज है जो बारूद से लदा हुआ है और उसमें आग लग गई है। तो आप सोच सकते हैं कि अंग्रेजों की ज़हनी कैफियत उस वक्त क्या थी। घबराए हुए थे अंदर से, उनको भागना पड़ रहा था। वो कहते हैं 40 लाख इंडिया की फौज में लोग हैं, 40 लाख, और हम सिर्फ 40,000 हैं। 40 लाख या 20 लाख को इस किस्म की फिगर थी, लेकिन लाखों में, और हम सिर्फ गोरे जो है 40,000 अफसर हैं। हम नहीं कर सकते कंट्रोल। वी हैव टू लीव नाउ, वी हैव टू लीव नाउ, बट हाउ कैन वी लीव? सुभाष ने सारा काम खराब कर दिया हमारा। साला हम अंग्रेज लोग कैसे जाए यहां से? क्या करेगा? गांधी को बुलाओ, जिन्ना को बुलाओ, साला नेहरू को बुलाओ। लिहाजा गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में 1932 में। उसमें महाराजा हरि सिंह प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और लंदन में खड़े होकर ऐसे पूरा अपना उन्होंने पहना हुआ महाराजा वाला ड्रेस, और अंग्रेजों को कहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला आप हैं, आप लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, क्विट इंडिया, लीव अस अलोन। और ये आप देखें, जरा गूगल करें, चेक करें, ये चीजें तो अब गूगल पे आम हो गई हैं। लाइब्रेरी जाने की आदत हमें नहीं रही, लाइब्रेरी जाके खंगालो किताबों को, पता चले कि क्या है मसला। उस दिन से 1932 के बाद अंग्रेजों ने कहा, अच्छा तेरा तो बंदोबस्त करते हैं कालिया, तू तो आना जरा सामने। महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बाकायदा एक साजिश का आगाज किया गया। एक साजिश हो रही थी इंडियन नेशनल आर्मी, और दूसरी अब साजिश शुरू हो गई थी इसके खिलाफ। इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ तो साजिश जरा बाद में शुरू हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अरसे में, ये पहले शुरू हुई। और वो साजिश क्या थी? वो साजिश ये थी कि कश्मीर में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, मारा जाता हिंदू, आसान। मुसलमानों तुम्हारे ऊपर एक हिंदू राज कर रहा है, ये तो इस्लाम के बहुत ह्यूमिलिएशन है। तो पंजाब से चुन चुन कर जो मौलवी थे, मुबल्लिग जो होते हैं, आम मौलवी नहीं नमाज पढ़ाने वाला, जो आलमे दीन टाइप के लोग होते हैं, उनको पंजाब से भेजना शुरू किया कश्मीर। और कश्मीर की हर मस्जिद में जाके उन्होंने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ भड़काऊ तकरीरें शुरू कर दी। अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहा था? क्या वो सिर्फ महाराजा को हटाना चाहता था, या उसके कुछ और भी मकासद थे? इस पर मैं अब बात करता हूं। आपको याद है कि एक वाकया हुआ था जिसमें कहा जाता है कि पता नहीं 22 के कितने लोग शहीद कर दिए, और वो अजान देने की वजह से शहीद किए गए। एक को गोली लगती थी, वो अजान देते देते गिरता था, दूसरा अजान देना शुरू कर देता था, आधी अजान दे रहा, उसको गोली लगती थी, वो गिर जाता था, तीसरा आता था अजान देने, उसको गोली लगती, और लोग वो अजान मुकम्मल होने तक 22 लोग मर गए। यानी कि एक आया, उसने कहा ना अल्लाहु अकबर, तो गोली लगी उसको, वो गिर गया। दूसरा आया, उसने कहा अल्लाहु अकबर, उसको गोली लगे। तीसरा उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, उसको गोली लगे। अगले दिन से आगे ऐसे करते करते पूरी अजान करते करते 22-23 लोग मरेंगे। इतना बड़ा झूठ कि जी महाराजा हरि सिंह के लोगों ने गोली चलाई। गोली सबसे पहले अंग्रेजों के उस एजेंट ने चलाई, मुसलमान एजेंट ने, जो उस जुलूस में मौजूद था, उसने चलाई गोली। जी बात करें, यहाँ पे कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर, ये 1931 की आप बात बता रहे हैं, श्रीनगर की। 1931। इसको वो फिर योम शोहदा मना रहे थे, जो बैन हुआ 2-4 सालों से, उसकी बात। हाँ, वो सब फ्रॉड है। हाँ, एक पॉइंट सर जरूर बताना चाहूंगा। जी बताएं आप, बिल्कुल बताएं। इसी पे थोड़ा, इसी इंसिडेंट्स पे मैं बताना चाहूंगा अपने, क्योंकि व्यूअर्स हैं, इनको पता लगना चाहिए।
उस टाइम भी सर क्या हुआ कि ये 22 लोग जो मारे गए, ये हुआ क्या था कि इनको, ये जेल में थे, इन्होंने कुछ कानून तोड़ा था, वहां लूट मचाई थी, बहुत प्रॉब्लम, क्रिमिनल्स थे ये, तो इनको बंद कर दिया गया था। तो लोग आए, लोगों ने बोला कि नहीं जी, इनको छोड़ो, ये जी जो है, क्योंकि महाराजा के खिलाफ मुहिम चल रही थी। हाँ हाँ, ये जेल में थे, इनको कोर्ट ले जाना था, लेकिन ऐसा माहौल वहां, जो आपने बताया कि मौलवियों ने, बाकी लोगों ने ऐसे कुछ माहौल बनाया, जो लीडर्स उस टाइम थे, कि जेल के अंदर ही कोर्ट लगानी पड़ी। लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया कि जेल तोड़ा गया, हालात ऐसे बिगड़े कि गोलियां चली, जो आप बता रहे हैं कि उसमें 22-23 लोग मारे गए। उसमें इतना ही नहीं, उस चीज को वो क्यों मारे गए, कश्मीरी हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था, उन पे हमले हुए, उनको मारा गया, उनके घर जलाए गए, किस्सा कोई और था, कश्मीरी पंडित का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कश्मीरी पंडितों को लूटा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया। वही मैं एक एग्जांपल कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच होता था, जीतता हिंदुस्तान था तब भी कश्मीरी पंडित पिटता था, जीतता पाकिस्तान था तब भी कश्मीरी पंडित पिटता था। ये सिचुएशन कश्मीरियों की थी वहां, कश्मीरी हिंदुओं की मैं बात बता रहा हूं आपको। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता था कि तब भी कश्मीरी पंडितों पे हमला हुआ था, और कश्मीरी उस चीज को, उस इंसिडेंट्स को अभी भी बोलते हैं बट लूट। बट मीन्स कश्मीरी पंडित को वहां के लोकल लैंग्वेज में बट बोलते हैं। ये तो पूरा लूट, माहौल, ये पूरा माहौल, बहुत अच्छी आपने बात की है, ये पूरा माहौल तैयार हो रहा था। अच्छा, जैसे विजय रैना भाई कह रहे हैं कि हिंदुओं का घर जलाया, ये कि सारा कुछ हुआ, ये पर्पसली किया गया, ये अंग्रेजों की साजिश थी। महाराजा हरि सिंह का दौर तो सबसे पुरअमन दौर था। वो कहते थे मेरा एक आंख हिंदू है, एक आंख मुसलमान है, ये मेरे लिए ऐसे हैं, हिंदू मेरी एक आंख है, मुसलमान मेरी दूसरी आंख है। उनके बारे में तो ये मशहूर था कि इंसाफ करने वाला महाराजा है। वो तो आखिरी वक्त तक ये फैसला करने में हिचकिचाहट महसूस करते रहे कि मैं हिंदुस्तान में जाऊं कि पाकिस्तान में जाऊं। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ये सारा अंग्रेजों ने किया, इस महाराजा को हटाना है, क्योंकि ये महाराजा जो है हमारे इशारों पर नहीं नाचेगा। क्योंकि अंग्रेज उस वक्त तक ये प्लान कर चुका था कि हिंदुस्तान के टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा बनेगा वो जो नॉर्थ इंडिया के मुसलमान हैं स्टेट्स, उनको मिला के एक कंट्री बनाई जाएगी। लेकिन वो कंट्री बनाने के बावजूद भी उनको ये गारंटी नहीं थी कि सोवियत यूनियन जो है, यानी रूस का असर जो है वो फैलते फैलते जो सेंट्रल एशिया तक आ चुका है, वो हिंदुस्तान में दाखिल होगा। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का भी रोल बनता है, जिनकी बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही थी हिंदुस्तान में, हड़तालें कानपुर से लेके तो मुंबई तक, हड़तालों पे हड़तालें हो रही थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी गलती की, जिसकी सजा वो आज तक भुगत रहे हैं। और वो गलती ये थी कि चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टियों की ऑर्गेनाइजेशन, जिसको स्टालिन लीड कर रहा था, उसका हिस्सा थे, और स्टालिन और रूजवेल्ट और चर्चिल के दरमियान याल्टा में कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें यह तय पाया कि हम मिलकर फाशिज्म के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ लड़ेंगे। तो फिर मॉस्को से ये हदायत गई, ये डायरेक्शंस गई तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों को कि अब हम पीपल्स वॉर लड़ रहे हैं फाशिज्म के खिलाफ। लिहाजा हिंदुस्तान के, और ये गौर से सुनो सब बातें, ये जो हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट थे ये जेलों में थे, क्योंकि ये तो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। ओवरनाइट पॉलिसी चेंज होती है, सारे कम्युनिस्ट जेलों से बाहर अंग्रेजों के साथ मिल गए, अपना इन्होंने आजादी का युद्ध छोड़ दिया और फाशिज्म के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया अंग्रेजों के साथ मिलके। और वो जो हम कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तानी भी जी वो लड़े हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लाखों की तादाद में हमारे फौजी लड़े हैं, तो वो इस मुआहदे के तहत गए और लड़े कि ये पीपल्स वॉर है। फैज अहमद फैज का नाम सुना है आप लोगों ने? रैना साहब आते हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। फैज अहमद फैज का नाम सुना है? जी जी जी। कौन है?
फैज अहमद फैज मेरे ख्याल में शायर हैं एक। शायर हैं, वो पाकिस्तान के बड़े माने हुए शायर हैं। और आपके जो वो हैं भाई साहब, बॉलीवुड के बहुत सारे गाने हैं मेरे ख्याल में उनके। जिन्होंने शोले भी लिखी है, एसपीसीपी, ये नहीं शबाना आजमी के कैफियत शौहर भी हैं, मेरे ख्याल में जावेद अख्तर के जावेद फादर अख्तर। साहब, जावेद अख्तर वो बड़ा मानते हैं, शबाना आजमी, ये सारा लेफ्ट बड़ा जी पूछता है, इंडिया का लेफ्ट। जी फैज जी अहमद फैज को, ये फैज अहमद फैज खुद कम्युनिस्ट था, ये कर्नल बन गया अंग्रेजों की फौज में। जी। हमें किसी बाहर वाले ने नहीं मारा, हमें अपनों ने ही खंजर मारे हैं भाई। फैज अहमद फैज साहब जो है, इतने बड़े शायर, वो अंग्रेजों की फौज में वो भी शामिल हो गए, वो कर्नल बने, वहां रिटायर हुए कर्नल। ये बातें हकीकत है, हकीकत को देखोगे, पर्दे नहीं खोलोगे तो ये पता नहीं चलेगा हम कहां से आ रहे हैं और यहां साला कैसे पहुंचे। और जब ये नहीं पता चलेगा हम कहां से आ रहे हैं और यहां कैसे पहुंचे, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि यहां से आगे किधर जाना है। फिर यही कहोगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अब आओ इस बात पे कि जब अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम देख लिया तो तय हो गया कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, हिंदुस्तान कटेगा। क्या कहते थे? बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। दुर फिटे मुंह ऐसे लोगों के जो इतने बेवकूफ थे कि उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि गेम क्या चल रही है। अपने ही देश को काट रहे हो, अपने ही शरीर को काट रहे हो, ऐसे अपने ही शरीर को काट रहे हो सालो, समझ नहीं आ रही। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? यहां पे ये होता है कि पाकिस्तान बन जाता है, और पाकिस्तान में क्या आता है? सिंध, बलूचिस्तान, नहीं सॉरी, सिंध, पंजाब, ईस्ट बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, और बलूचिस्तान के कुछ हिस्से जिसमें लसबेला और ये इलाके शामिल थे, जो अंग्रेजों के साथ ट्रीटी हुई थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटी, वो उन्होंने ट्रीटी ट्रांसफर की पाकिस्तान जना को। इस तरीके से हौच पौच करके पाकिस्तान बना। अब ये बैठ गए, इन्होंने कहा यार कश्मीर का साल, और जाने नहीं दिया। कौन थे जिन्होंने, वो कौन से लीडर थे, चलो थोड़ा सा इम्तिहान भी होना चाहिए ना, कौन से लीडर थे जिन्होंने तमाम रियासतों के दौरे किए और उनको हिंदुस्तान में शामिल किया, इंडिया की रिपब्लिक में? कौन से लीडर थे? पटेल साहब। पटेल साहब, पटेल साहब को नेहरू ने और गांधी ने कश्मीर नहीं जाने दिया, कश्मीर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि माउंटबेटन का ये प्लान था कि कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रखा जाएगा और इसको हम अपनी सैटेलाइट स्टेट बनाएंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे। जी। यहां पर गुलाम अब्बास और शेख अब्दुल्ला दोनों का किरदार मशकूक है, दोनों का किरदार मशकूक है, कोई यहां पे दूध का धुला नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि महाराजा फैसला नहीं ले रहा और जा भी नहीं रहा, तो उन्होंने फिर, जब हिंदुस्तान का आर्मी का चीफ भी अभी चीफ जो था वो अंग्रेज था और पाकिस्तान की आर्मी का चीफ भी अंग्रेज था, उस वक्त ये साजिश घड़ी गई कि पाकिस्तान की फौज से जम्मू कश्मीर की रियासत पे कब्जा करवा के इसको पाकिस्तान में शामिल किया जाए। अब कवर चाहिए था, गौर से सुनो यार ये बात, कवर चाहिए था। कवर के लिए उस वक्त जो अकबर था, मेजर अकबर, उसको भेजा गया केपीके, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, कबायली इलाकों में, और उनको कहा गया मार दिया साला, हिंदुओं ने मुसलमान औरतों की इज्जतें लूट ली, हिंदुओं ने मुसलमान औरतों की इज्जतें लूट ली, कत्लेआम कर दिया, ये कर दिया, जहाद 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 करके, और 3 लाख रुपया उस वक्त उनको साथ वादा किया कि आपको 300,000 रुपीज दिया जाएगा आपकी खिदमत के लिए। चलो इनको लेके आए, 5,000 ट्रक जमा किए, उसमें इनको सारों को लाए। किस लिए लाए? 50,000 कबायली, ताकि ये शो हो दुनिया को कि ये कबायली हैं जी। हालांकि देवर लेड बाय पाकिस्तानी
army majors, and the whole operation was led by British army officers. और ये पहुंचने लगे थे श्रीनगर, कल आप शेरवानी का जिक्र कर रहे थे, ये पहुंचने लगे थे। एंड उस वक्त जो है महाराजा हरि सिंह ने सोचा कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। उसने माउंटबेटन को कहा कि फौजें भेजो। उसने कहा मैं फौजें नहीं भेज सकता, तुम इंडिया के साथ एक्सेशन करो। महाराजा ने कहा ठीक है, हम इंडिया का हिस्सा बन गए। प्राउडली सो। महाराजा की हिचकिचाहट ने मरवाया हमें आज यहाँ, जिस हाल में हम बैठे ना, हरि सिंह हरि सिंह हरि सिंह हरि सिंह हरि सिंह करते हैं, इसी महाराजा हरि सिंह की हमाकतों ने और हिचकिचाहट की वजह से आज हम कश्मीर जल रहा है, जम्मू जल रहा है, हम पीओके जल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान जल रहा है। That is why I always say timely decisions are crucial in crucial times. तो अब जनाब ये होता है राणा साहब कि एक्सेशन हो जाती है, पूरे इंडिया से तमाम कमर्शियल जहाज, प्राइवेट जहाज सब इकट्ठे करके उनमें 27 तारीख को फौजें उतरना शुरू होती थी श्रीनगर, और वहां से ये वापस फेंकना शुरू करते। जैसे ही ये दरिया के पार जाती हैं पाकिस्तान की फौजें, माउंटबेटन नेहरू कहता चलो भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर करो। जब आप जंग जीत रहे हैं, सीज फायर का क्या ताल्लुक है? इल्हाक तो पूरी रियासत का हुआ, इल्हाक को सिर्फ वादी का तो नहीं हुआ या जम्मू के एक हिस्से का तो नहीं हुआ, वो तो पूरी रियासत का था। जंग जीतते जीतते इन्होंने जो है सीज फायर करवा दी और इनका मकसद पूरा हो गया। हिंदुस्तान का लैंड कनेक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सोवियत यूनियन से मुकम्मल तौर पर कट गया, मुकम्मल तौर पर कट गया। समझ रहे मेरी बात? थैंक यू वेरी मच अशोक कुमार। हाँ हाँ, इस पे आ रहे हैं, सोल्यूशन पे भी आएंगे, अभी आते हैं सोल्यूशन। अब इनका मकसद हो गया पूरा। यूनाइटेड नेशन में केस चला गया, वो ऐसे ही है जैसे हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश की अदालतों में फाइल चली जाए तो फिर वो फाइल चलती रहती है, चलती रहती है। जायदादों की लड़ाइयाँ जो है वो एक जनरेशन लड़ती है, फिर अगली जनरेशन लड़ती है, फिर अगली जनरेशन लड़ती है, और आज भी ऐसे ही हो रहा है। जायदादों के जो मुकदमे हैं कभी खत्म ही नहीं होते। तो जनाब ये इस तरह से जम्मू कश्मीर की रियासत पे पाकिस्तान से हमला करवा के, ये वेस्ट जम्मू का इलाका है जहां से मैं हूं, मीरपुर, भिम्बर, ये सारा, और पुंछ का इलाका काट दिया, दरिया के इधर जो है वो इंडिया में डाल दिया, दरिया के इस तरफ जो है वो पाकिस्तान को दे दिया मैनेज करने के लिए। तुम मैनेज करो भाई, इधर से कोई रास्ता नहीं आना चाहिए। अब जब ये पीओजेके को इन्होंने ऐसे कर लिया तो यहां थे सुन्नी मुसलमान, इनको उन्होंने हवाले कर दिया सलाफी और वहाबी मुसलमानों के खिलाफ, मौलवियों के हवाले कर दिया इनको कि इनको ट्रेन करो, बस यहाँ पे यही चलाओ, इस्लाम इस्लाम इस्लाम, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और वो चल रहा है, आज तक चल रहा है। उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे फिर कैसे हम लोगों ने कैसे फिर फाइट बैक दी उस नैरेटिव को। और आज जो है पीओजेके के लोग जो है वो अब सारी गेम समझ गए। पीओजेके तो ऐसे आ गया, लेकिन उधर गिलगित बल्तिस्तान कैसे आया, ये भी तो एक सवाल है। ये तो पीओजेके की बात हो रही है ना, तो गिलगित बल्तिस्तान कैसे आया? गिलगित बल्तिस्तान जो है, किधर गया ये, फोन आ गया था। गिलगित बल्तिस्तान कैसे आया? गिलगित बल्तिस्तान ऐसे आया कि 1935 में गालबन अंग्रेजों ने गिलगित बल्तिस्तान जो था जम्मू कश्मीर का हिस्सा, वो उन्होंने लीज पे ले लिया था अंग्रेजों ने महाराजा हरि सिंह से 60 इयर्स के लिए। अब जब पार्टीशन हो गया तो जितने एग्रीमेंट्स थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के स्टेट्स प्रिंसलीज के साथ, वो खत्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खत्म हो गए। लिहाजा वो गिलगित बल्तिस्तान की स्टेट इन्होंने वापस करनी पड़ी इनको, इन्होंने कर दी। अब महाराजा हरि सिंह ने कुछ देर लगा दी, वहां पे ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को उन्होंने बना दिया गवर्नर और भेज दिया, लेकिन फौज नहीं भेजी साथ बड़ी। और वहां पे जो पॉलिटिकल एजेंट होता था, जो अब खत्म हो गया था लेकिन अभी वही था, अलेक्जेंडर विलियम ब्राउन, मेजर ब्राउन को कह दिया कि जब तक हमारा सिस्टम नहीं आता, फौज नहीं आती, आप
टेक, आप इसको कंट्रोल करें गिलगित स्काउट्स के जरिए। गिलगित स्काउट एक पैरामिलिट्री फोर्स थी इलाके की, जिसके अफसर जो हैं वो अंग्रेज थे और सिपाही जो है वो मकामी लोग थे। अब जब 22 अक्टूबर 1947 को यह अटैक होता है पाकिस्तान की तरफ से रियासत पर, इस हिस्से पर, और उधर 26-27 को एक्सेशन हो जाती है इंडिया के साथ, तो उसके बाद ये मार खाते खाते वापस आ रहे हैं, तो अंग्रेज पैनिक करता है। तो एन उस वक्त जब ये पैनिक करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा का अंग्रेज गवर्नर था, वो कनिंगम उसका नाम था गालबन, वो मैसेज भेजता है कैप्टन मैथ्यू के थ्रू इसको मेजर ब्राउन को कि प्लान बी, एक्टिवेट प्लान बी। और वो प्लान बी क्या था कि गिलगित स्काउट्स को लेकर हुंजा और दूसरे जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो प्रिंस थे, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके प्रिंसेस को साथ मिला के कब्जा करो और पाकिस्तान में शामिल करो इसको। लिहाजा अब आप गिन लें, 27 को फौज आती है तो 28, 29, 30 और अक्टूबर क्या है, 31 का महीना है, 31 जुलाई, अगस्त, 31 का। तो ये 28, 29, 30, 31, 4 दिन के बाद ये अपने गिलगित स्काउट लेके जाता है मेजर ब्राउन, और घनसारा सिंह के घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है कि हथियार डाल दो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो सब हिंदुओं को कत्ल कर दिया जाएगा, सब हिंदुओं को यहां कत्ल कर दिया जाएगा। ये वो अंग्रेज उसको कह रहा है। और घनसारा सिंह जो एक लेजी किस्म का बंदा था, आम चेयर पे लेटा रहता था, क्योंकि वहां करने को तो कुछ नहीं था, वहां कौन सी परेड थी देखनी या क्या, हथियार डाल दिए, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद अगले दिन 1 नवंबर को 1947 ये मेजर विलियम ब्राउन पाकिस्तान का झंडा लेकर गिलगित रेजिडेंसी जाता है। गिलगित रेजिडेंसी गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है उसका एक किस्म का समझ लो हेडक्वार्टर घर, वहां जाता है। वहां से ब्रिटिश फ्लैग उतारता है, अपना रियासत का फ्लैग उतारता है, जो हमारा रेड येलो और वो था उसको उतारता है, और पाकिस्तान का फ्लैग लगा देता है और तार भेजता है पेशावर। प्लान बी एग्जीक्यूटेड, टेक ओवर कंप्लीट। पेशावर से कराची जो उस वक्त कैपिटल था पाकिस्तान का, वहां पे जाती है तार कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में शामिल हो गया। इनको पता ही नहीं है, इनको जिना शिना लियाकत अली खान, इनको किसी को पता ही नहीं है। वहां से फिर कर्नल असलम को भेजते हैं, वो आता है, जबरदस्त षड्यंत्र जो है अंग्रेजों ने खेला जी। हाँ, वो आता है जहाज में, और वो जहाज में आके विलियम ब्राउन से लेता है, और जनाब वहां फिर ये पाकिस्तान में शामिल होने की सेरेमनी हो जाती है। और ये जितने कबायली हैं वहां के जो प्रिंस थे और जो भी थे, उनकी कमेटी बन जाती है, दे स्टार्ट रूलिंग। अब गिलगित बल्तिस्तान हासिल करने से एक तो चाइना के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगा दिया, दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया के साथ लगा दिया। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये कि सोवियत यूनियन का रास्ता चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है अंग्रेजों ने, और पीछे काले अंग्रेज बिठा के चले गए, काले अंग्रेज बिठा के चले गए, पीछे काले अंग्रेज बिठा के चले गए। सुभाष चंद्र बोस जंग हार गया, हिटलर, जापान भी हार गया, तो सुभाष चंद्र बोस के लिए अब भारत में तो कोई जगह नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज कांग्रेस को सारा कुछ दे गए थे। ही न्यू दैट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब सिर्फ इंतजार किया जा सकता है। किस चीज का? अगली पीढ़ी का, अमजद अयूब मिर्जा का, विजय रैना का, नरेंद्र मोदी का। इंतजार करो, अगली पीढ़ी के हवाले। हिंदुस्तान
तुम्हें अगली पीढ़ी के हवाले करके जा रहा हूं। अब यहां जो बात समझाना चाह रहा हूं मैं वो ये है कि जब पाकिस्तान का कब्जा हो जाता है जम्मू कश्मीर के, ये जो पीओजे का इलाका है, इस पर और गिलगित बल्तिस्तान पर, इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको कैसे कंट्रोल करें और इंडिया को कैसे सजा दें जिसने हमसे हमारी राजधानी छीन ली। हमारा तो सूरज कभी डूबता नहीं था, हिंदुस्तान ने हमें मिट्टी में मिलाई दिया। तो ये पाकिस्तान के अंदर कश्मीर का इशू पैदा किया गया अंग्रेजों ने, और इसके लिए यह जरूरी था कि वादी के मुसलमानों को उकसाया जाए, उनके अंदर इस्लाम को भड़काया जाए, उनके अंदर जिहाद और को भड़काया जाए, उनके अंदर जम्मू और कश्मीर को आपस में अलहदा रखा जाए, इनको इकट्ठा ना होने दिया जाए। इसलिए इनके दिल में डालो ये काफिर हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं, इनके पास दो ही चॉइसेस हैं, या इस्लाम कबूल कर लें या वादी छोड़ के चले जाएं, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। क्या ऐसा नहीं हुआ 1990 में? ऐसा ही हुआ, और उससे पहले भी ऐसा हुआ 1947 में। मेरे जिला मीरपुर से 20,000 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 20,000 हिंदू का। और मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे अंदर किसी उसी मीरपुर के किसी शहीद होने वाले हिंदू की आत्मा है मेरे अंदर, क्योंकि मुझे वो चैन से नहीं बैठने देती। बहरहाल ये फिर मैं कहूंगा कि एक अलग बात है, इसको छोड़ते हैं, आप वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो कश्मीर के अंदर हर वक्त टेररिज्म चलाना, हर वक्त वहां पे अनसर्टेनिटी कायम रखना, हर वक्त मसला कश्मीर को जिंदा रखना, यह जरूरी है। हिंदुस्तान के गले की फांस बना के रखना कश्मीर को। और ये जो खित्ता पाकिस्तान बना एक जाली सोच में, मजहब के नाम पे, कि मजहब एक कौम होती है, जो कि नहीं होती, फिर मैं कहूंगा वो एक अलग टॉपिक है, मजहब कौम क्यों नहीं होती और कौम क्या होती है। तो उस नफरत को जिंदा रखने के लिए यहां फौज बिठाई गई, ताकि हर चीज जो है उस पर डंडे के जरिए चलाया जाए, क्योंकि मंतक के जरिए तो 2 मिनट में लोगों को बात समझ में आ जाती, और वो कहते हैं ये क्या बनाया भाई पाकिस्तान, तो इस्लाम 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 इस्लाम, यौम तकबीर और ये और वो करके वो जकड़ा। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं था, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था। खान ऑफ कल्लात ने इनकार कर दिया था, वहां इलेक्शन हुए, उनकी पार्लियामेंट बनी, उनकी एम्बेसी खुली कराची में, उनका प्राइम मिनिस्टर था। वो भाग भाग के नेहरू के पास आते रहे कि हमारे साथ कोई अरेंजमेंट करो, हम आपस में कोई अरेंजमेंट करें, हमें यहाँ दफ्तर खोलने दो एम्बेसी। नेहरू ने कहा नहीं 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 नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के प्लान पर ये लोग चल रहे थे। खुदा कसम मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, ये उनके प्लान पे चल रहे थे। और प्लान क्या था कि पंजाब में तो और केपी के और ये गिलगित बल्तिस्तान और ये इलाके और सिंध, ये काफी नहीं है इतनी बड़ी फौज को पालने के लिए और ब्यूरोक्रेसी को पालने के लिए और इकोनॉमिकली वायबल होने के लिए। लिहाजा ये किया गया कि बलूचिस्तान में गैस है, तेल है, सोना है, तांबा है, दुनिया भर की मादनियात हैं, वी हैव टू गेट बलूचिस्तान। लिहाजा 22 अक्टूबर 1947 को हमला होता है जम्मू कश्मीर पे, और फिर आगे आ जाता है अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। पूरे 5 महीने के बाद पाकिस्तान की फौजें जब यहां पे कंसोलिडेशन हो जाती है, जंग तो यहां पे जारी है लेकिन कंसोलिडेट कर ली उन्होंने अपनी पोजीशन, दे मूव टू देयर ट्रूप्स इनटू बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब यहां आप लोग ये बात समझें कि मैं बलूचिस्तान की तहरीक आज़ादी को इतना क्यों सपोर्ट करता हूं, उसके ऊपर मैं इतना क्यों बात करता हूं। उसकी वजह यह है कि हमें एक ही कसाई ने ज़बह किया,
अंग्रेज हमारा कसाई है, और एक ही छुरी से ज़बह किया। वहां उनको बोलान पास का रास्ता रोकना था रूस के लिए, और यहां इनको ये सेंट्रल एशिया का रास्ता रोकना था। इसलिए जम्मू कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होता, ये टेररिज्म कश्मीर में चलता रहेगा, और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये पाकिस्तान की नाजायज औलाद, जो पाकिस्तान है, अंग्रेज और हिंदुस्तान की नाजायज औलाद है, ये जब तक ये नाजायज औलाद खत्म नहीं होती, जब तक पाकिस्तान रहेगा, हिंदुस्तान में फसाद रहेगा, जम्मू कश्मीर में कत्लेआम रहेगा, जम्मू कश्मीर का पंडित सुरक्षित नहीं रह सकता। मेरा ख्याल है कि इतना काफी है। सुभाष रेलू जी, आपने, ये सब आपका कसूर है, इतना हमें आपने बुलवाया है आज, तो मुझे उम्मीद है आज का प्रोग्राम सबको पसंद आया होगा। विजय रैना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज द फ्लोर इज योर्स नाउ। सर, इसमें ये है कि आपने एक- बिल्कुल बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह से लेके आपने सुभाष चंद्र बोस तक का सारा ये बताया, और अंग्रेजों ने किस तरह से जो ये, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो पोजीशन थी जम्मू कश्मीर की, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान वहां रशिया से मिलता था, यहाँ जो हमारे गुलाब सिंह जी थे वो तिब्बत भी जम्मू कश्मीर में ही हुआ करता था, वहां तक हमारा राज था। तो उस वजह से अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गेम खेली जो उस टाइम के लोगों को समझ नहीं आई होगी, क्योंकि वो उस टाइम मुझे लग रहा है वही सोच रहे होंगे, यार किसी तरीके से हमें आजादी मिल जाए, 200 साल हो गए इनके चक्कर में, किसी तरीके से हम आजाद हो जाए। तो बहुत सारी परेशानियां तो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जिस वजह से आज हम जो बता रहे थे बहुत भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि वहां स्टेटस में से सिर्फ कश्मीर में ही क्यों है। तो जैसा कि आपने बताया, जो मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के साथ कितना गदर किया गया, चाहे वो आपका मीरपुर की आपने एग्जांपल दे दी, या मुजफ्फराबाद में कैसे कत्ल किया गया सरदारों को, हिंदुओं को, गिलगित बाल्टिस्तान की वो बहुत सारे हिस्ट्री में दिया ही हुआ है। तो मेनली यही बात है कि जो कश्मीर में जो वहां के जैसे मौलवीज हैं, उनको जो पढ़ा जा रहा है, उनको जो बताया जा रहा था अभी तक, जिस हिसाब से उनको इंजेक्ट किया जा रहा था, और खासतौर पर जो काफिर के खिलाफ, तो ये एक जो ये समाज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, अभी देखिए कि गाजा में क्या हुआ, फलस्तीन में क्या हुआ, हमारे हिंदुस्तान में कितने उस पे प्रोटेस्ट हुए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हुए हैं। भाई, ना हमें गाजा से कुछ लेना है, ना हमें फलस्तीन से लेना है, ना वहां का हमें खाना है, ना हमने पीना है। इतनी 56 कंट्रीज लगी हुई है गाजा के बारे में कर रहे हैं, या उधर के लिए, ठीक है, चलिए ठीक है, वहां एक एज ए ह्यूमैनिटेरियन जो है हमें उनके साथ हमदर्दी हो सकती है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन सेम वे में अगर आप कश्मीर को देखते हो, वहां भी यही स्टोरी है कि कहीं भी कुछ हो जाए तो वो फ्रंट पेज पे होते हैं, फ्रंट सफे पे बैठना चाहते हैं कि नहीं, वो हम जो है ज्यादा लॉयल है। तो लेकिन इंसानियत की तरफ जब हम देखेंगे, जैसे मैंने बताया कि मेरा जो शो था द कश्मीर डायलॉग पे आज, उस पे यही था कि कश्मीरियत कहीं नहीं, ये सिर्फ जुमला है। कश्मीरियत जुमला है कि अभी आपने देखा भी कि जो बैसरन का जो केस हो, उसके बाद कितने लोग तिरंगा लेके निकले। लेकिन मुद्दा वही है कि आज की डेट में एक भी टूरिस्ट कश्मीर में नहीं है। आज पहलगाम देखिए, डल झील देखिए, गुलमर्ग देखिए, आप अछबल देख लीजिए, आप जितने भी हमारे रिजॉर्ट्स हैं, कोई टूरिस्ट है नहीं वहां। तो अपने इकोनॉमी, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि मोनेटाइज में जो हम कश्मीरी हैं वो हम नंबर 1 है, मोनेटाइज है पैसा। तो उस चक्कर में वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और आज की डेट में जो वहां आतंकवाद है भी बहुत हद तक कंट्रोल में, जैसे मैंने कहा है कि हुआ है, क्योंकि 2019 के बाद जो 370 निरस्त हुआ, उसके बाद जो वहां ऑपरेशंस हुए हैं, उन ऑपरेशनों के बाद वहां
बहुत सारे टेररिस्ट खत्म हुए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे थे। हाँ, वो कोई सही है आपकी बात। जी, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम था, वो भी था, उनको भी पकड़ा गया। मतलब आप समझिए कि एक तरफ से वो टेररिस्ट बना हुआ है और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है। और जो भी इनके फेथफुल थे, जो भी इनके बच्चे थे, जो सलाउद्दीन पाकिस्तान में बैठा हो, उसके बच्चे तो यहाँ बड़े बड़े अफसर बैठे थे। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो जो मुझे बीच में कॉल आ रही थी ना जी, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रावला कोर्ट POJK में, रावला कोर्ट में तहरीक तालिबान जो है उनका जो विंग नया बना था, तहरीक तालिबान कश्मीरिस्तान और पुलिस के दरमियान एनकाउंटर चल रहा है। हुसैन कोर्ट में पुलिस मुकाबला, एक पुलिस एहलकार मारा गया है, 2 जख्मी हैं, एक दहशतगर्द के मारे जाने की भी इत्तला है। तो ये उधर भी एनकाउंटर शुरू हो गया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद है दर्शकों को आज का प्रोग्राम जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनको बताइए थोड़ा सा, मेरी भी एक थोड़ी सी वो चैनल है एक, तो अगर उनको लगे वहां भी कश्मीरी पंडित से रिलेटेड कंटेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका चैनल का लिंक हम इसमें शेयर कर देंगे। मेरी चैनल का नाम है द कश्मीर डायलॉग, आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और वहां पर जो कश्मीर में क्या हो रहा है वो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहां कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड, और जो कश्मीरी पंडितों के साथ क्या सिचुएशन है उनकी, या वहां क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में, वो आपको बिल्कुल मिलेगा। जरूर उसको सब्सक्राइब भी करें प्लीज। वो इनका लिंक मैं शेयर कर दूंगा आज किसी वक्त इसमें डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज कल कोशिश करूंगा कि दोबारा लाइव आए नए मुद्दे के साथ, और सुभाष जी तो हमारे साथ एंड तक नहीं मेरे ख्याल रहे, कोई बात नहीं, हमने उनके सवाल का बड़ी तफसील से जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।